हफ्ते भर में क्या बदला, साप्ताहिक सर्वे। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। उत्तर प्रदेश में बढ़ते चुनावी तापमान के बीच एबीपी न्यूज हर शनिवार शाम 6 बजे आपको दिखा रहा है उत्तर प्रदेश का चुनावी मूड। पिछले हफ्ते भी हमने सर्वे किया था और अब देखिए चुनाव तक ये हर हफ्ते आपको इसी तरीके से यूपी की जनता का मूड बताने का सिलसिला हम जारी रखेंगे। चुनावी माहौल में जुबानी जंग तो हो रही है, अपने अपने दावों और वादों से वोटर्स को लुभाने की कोशिशें भी जमकर हो रही हैं। तो ऐसे में जनता के मन में कौन उतर रहा है, किसका रंग चढ़ रहा है, अगले 1.5 घंटे हम चर्चा करेंगे, बताएंगे आपको हफ्ते भर में कितना बदला है चुनावी खेल। इलेक्शन डेटा सेंटर से हमारी सहयोगी शीरीन हमारे साथ होंगी और शीरीन आप तक पहुंचाएंगी डेटा सेंटर से हर बड़ा आंकड़ा। साथ ही ये जो आंकड़े शीरीन हमें बताएंगी इसके मायने समझने के लिए खास मेहमानों का पैनल जो हमारे साथ मौजूद है। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा, साथ ही समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता आप देख सकते हैं हमारे साथ राजकुमार भाटी जी मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक शांतनु गुप्ता हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे और ग्राउंड जीरो से हमारी पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है। अयोध्या से संजय त्रिपाठी, वाराणसी से रणवीर, मथुरा से रविकांत, झांसी से मनोज्ञा लोईवाल, मतलब उत्तर प्रदेश के हर हिस्से से ग्राउंड जीरो से एबीपी न्यूज संवाददाताओं की टीम जो हमारे साथ बनी रहेगी और जनता के मन की बात आप तक पहुंचाएगी। तो सबसे पहले जिसका आपको इंतजार है डेटा सेंटर, जहां पर शीरीन मौजूद है। शीरीन के पास आपको लेकर चलेंगे और वो सबसे पहला आंकड़ा जो शीरीन डेटा सेंटर से हम तक पहुंचाएंगी वो जानते हैं शीरीन से। बिल्कुल ठीक है रोमाना, देखिए इस हफ्ते भी हम हाजिर हैं आंकड़ों का खजाना लेकर। लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए मैं खड़ी कहां पर हूं। मेरे एक तरफ आप जेवर एयरपोर्ट देख रहे हैं यानी विकास, और एक तरफ आप देख रहे हैं आस्था से जुड़ा हुआ यानी कि राम मंदिर। और इन्हीं दो मुद्दों को लेकर सरकार की कोशिश है यूपी फतह एक बार फिर से हासिल करने की। हालांकि कामयाब कितनी होती है ये तो देखना होगा बीजेपी के लिए, क्योंकि चुनौती बड़ी है। विपक्ष पुरजोर तरीके से इन दोनों ही मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने पर भी तुला हुआ है। लेकिन चूंकि आपने कहा कि आंकड़े बेहद जरूरी हो जाते हैं, तो आंकड़े इस बार के क्या कहते हैं। सबसे पहले हम आंकड़ों का ही जिक्र कर लेते हैं। और देखिए हमने 4 रीजन में पूरे उत्तर प्रदेश को बांटा है अलग अलग जगहों से। क्या कुछ जनता कह रही है, साप्ताहिक सर्वे मतलब ये हुआ कि बीते एक हफ्ते में जनता क्या कहना चाहती है। कई सवालों का भी हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम बुंदेलखंड का जिक्र कर लेते हैं। देखिए यूपी का सबसे छोटा रीजन है ये, 19 सीटों के साथ बुंदेलखंड की जनता ने पिछले हफ्ते क्या कुछ कहा है आप देख लीजिए। 41% जो है वो कह रहे हैं कि बीजेपी प्लस, यहां पर बीजेपी प्लस को 41% वोट शेयर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और बुंदेलखंड रीजन में समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर होकर 33% वोट शेयर के साथ दिखाई दे रही है। और बीएसपी की बात अगर कर लें तो 12% वोट शेयर के साथ तीसरे स्थान पर, कांग्रेस 9% के साथ चौथे स्थान पर और 5% अन्य के खाते में भी दिखाई दे रहा है। तो ये कुल 19 सीटें हैं रोमाना, और इस 19 सीटों का फिलहाल पिछले एक हफ्ते का सर्वे ये कहता है। अब आप बताइए कि फर्क क्या है पिछले हफ्ते और इस हफ्ते के इन आंकड़ों में। बिल्कुल, तो ये बुंदेलखंड का आंकड़ा जो आपके सामने है, बुंदेलखंड रीजन जिसके बारे में जिक्र शीरीन कर रही थी, आपको ये समझना होगा कि दरअसल ये जो पूरा इलाका है आजादी के बाद से 1990 तक ये कांग्रेस का गढ़ रहा। उसके बाद यहां पर लड़ाई एसपी बीएसपी में चलती रही और अब पिछले चुनाव से हम देख रहे हैं किस तरीके से लगातार बीजेपी को इस इलाके से आशीर्वाद मिल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो खास कनेक्शन इस बुंदेलखंड रीजन से बन गया है। और इस बीच एक हफ्ते में कितनी बदली बुंदेलखंड की तस्वीर, यह आंकड़ा आपके सामने, आज का आंकड़ा आपके सामने है। बीजेपी गठबंधन 41% और 27 नवंबर मतलब पिछले हफ्ते का आंकड़ा भी यही कहता है, बीजेपी गठबंधन 41% पर ही था। तो मतलब बीजेपी तो 41% पर ही है, लेकिन समाजवादी पार्टी गठबंधन जो है उसमें 1% की बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है। 27 नवंबर 32% और आज 33% पर समाजवादी पार्टी गठबंधन का ये वोट शेयर नजर आ रहा है। मतलब बीएसपी का नुकसान हो रहा है, 12% पर बीएसपी आ गई है। पिछले हफ्ते बीएसपी 13% पर थी और ये जो 1% का बीएसपी का नुकसान है वो एडवांटेज समाजवादी पार्टी को उसका सीधा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में सीधे एक रिएक्शन लेंगे, हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। मुझे लगता है पंकज जी को आना चाहिए। बुंदेलों को रिझाने में फिलहाल समाजवादी पार्टी कुछ बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। अखिलेश यादव बहुत जोर भी लगा रहे हैं इस इलाके में। जी हाँ, आंकड़े से तो लग रहा है 1% का जो मामूली उनको बढ़ोतरी मिली है ना, चूंकि पिछले 3-4 दिनों से बज बना हुआ था कि अखिलेश यादव बुंदेलखंड के कई जिलों में जा रहे हैं और उन्होंने मुद्दे उठाए। लेकिन रोमाना एक बात हमको ध्यान देना पड़ेगा कि 2012 में जब अखिलेश यादव की सरकार बनी थी
तब भी ऐसा नहीं था कि समाजवादी पार्टी ने वो एरिया स्वीप कर लिया था, लेकिन जब बीजेपी की सरकार बनी 2017 में तो पूरा बुंदेलखंड बीजेपी ने स्वीप कर लिया। तो इस सर्वे के आधार पर यह जरूर लग रहा है कि अखिलेश यादव ने 1% का गेन कर लिया है, लेकिन अभी तो बहुत कुछ बाकी है। ये सर्वे जो कह रहा है वो अखिलेश यादव के दौरे की वजह से बच बना हुआ है। बिल्कुल, देखिए बुंदेलों की यह धरती और इस बुंदेलों की धरती पर फिलहाल जो सियासी हलचल है वो बहुत ज्यादा है। हमने देखा किस तरीके से योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी के इस इलाके के अंदर दौरे हुए। उसके बाद हमने देखा किस तरीके से प्रियंका गांधी जो हैं वो भी महोबा पहुंचती हैं, उनकी तरफ से भी रैली की जाती है। और अब अखिलेश यादव जिन्होंने पूरा जोर इस इलाके में लगा रखा है, सीधे आपको लेकर चलते हैं बुंदेलखंड के झांसी। मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ मौजूद है। मनोज्ञा, जरा झांसी की जनता से पूछिए किसको झांसी की जनता झांसा देने वाली है और किसको सत्ता तक पहुंचाने वाली है। बिल्कुल रोमाना, और क्या झांसी ही झांकी है उत्तर प्रदेश की, ये भी जनता से पूछेंगे। बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की ये रचना, कितनी रचना आज भी उसी तरह है। ये तो वीरांगना की कविता है, लेकिन वीरों की इस भूमि, पथरीली जमीन, पानी की किल्लत, इन सब समस्याओं से जूझते हुए भी क्या जनता इस बार फिर से बीजेपी का परचम लहराएगी? हमारे साथ विधायक हैं बबीना से राजीव सिंह जी, परिचा जी। ये बताइए इस बार कितना भरोसा है? 41% आंकड़े दिखा रहे हैं कि आपके साथ हैं इतने लोग, बढ़ेंगे या घटेंगे? ये आपके जो आंकड़े हैं वही कह रहे हैं कि इस बार फिर बीजेपी आ रही है, लेकिन ये जो आंकड़े आप दिखा रहे हैं इससे भी ज़्यादा बेहतर आंकड़े हमारे साथ में होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार हम लोग बुंदेलखंड में कम से कम 47 से 48% वोट शेयर के साथ में 19 की 19 सीटें दोबारा से जीतने वाले हैं। समाजवादी पार्टी ने बढ़त हासिल कर ली है 1% की। अखिलेश यादव बार बार रैलियां कर रहे हैं और भीड़ बहुत आ रही है उनकी रैली। ये जो आप सर्वे दिखा रही हैं 2017 का भी अगर देखेंगे तो अखिलेश यादव के साथ बुंदेलखंड में जो वोट शेयर था वो लगभग 31-32% के आसपास ही था। तो इन्होंने कोई यहाँ पे टैली में बढ़ोतरी नहीं करी, आप चेक कर लीजिए एक बार। और हम लोगों का जो वोट शेयर था उसमें हमने 1-1.5% का अभी भी बढ़ोतरी करी है। और जैसे जैसे चुनाव शुरू हो गया, अखिलेश का तो चुनाव खत्म हो गया, हम लोगों ने चुनाव ओपन ही नहीं किया है, अखिलेश के तो सारे शो हो गए, अब तो कुछ बचा नहीं है। कल मुझे बहुत निराशा हुई जब अखिलेश जी झांसी आए और उनके पास एक भी कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं था कि विपक्ष के ऊपर कुछ बोल पाए। 19 सीटें हैं, स्वीप कर पाएंगे इस बार? नहीं, वो तो हमको रिटेन करनी है, वो तो लगातार बीजेपी को मैंडेट जनता दे रही है। 2014 में भी हम 4 जीते थे, 2017 में भी हम 19 जीते, 2019 में भी हमने अभी 4 सीटों को रिटेन किया और 2022 में भी हम रिटेन करेंगे। यानी 19 की 19 सीटें दोबारा से बीजेपी के साथ। आपके सर्वे बता रहे हैं, जनता का चेहरा और उसका उत्साह बता रहा है। समाजवादी पार्टी के नेताओं के अंदर की हताशा दिखा रही है। अखिलेश यादव जी कल आए, उनके मुंह से एक भी ऐसा हमको मुद्दा नहीं सुनाई दिया जो एक एक्स सीएम के मुंह से होना चाहिए था। उनके अंदर निराशा, हताशा और ये महंगाई का मुद्दा आगे बढ़ेगा या फिर एक्सप्रेसवे आगे निकलेगा? आकाश यादव है समाजवादी पार्टी से। रथ यात्रा, इतनी सारी यात्राओं का कुछ असर होगा जनता पर? बिल्कुल होगा। अभी माननीय विधायक जी ने कहा है कि हताशा दिखी माननीय अखिलेश जी के ऊपर, तो मुझे लगता है माननीय विधायक जी ने आज सुबह का टीवी नहीं देखा, ना कल का लाइव शो देखा। मैंने अखिलेश जी से 2-3 बार मुलाकात की है, कल मैं उनके होटल में भी गया, उनसे मुलाकात की है। मुझे तो कोई हताशा नहीं लगी है, बल्कि और लोग जागरूक हो रहे हैं। जब रथ यात्रा थी, आप लोगों ने भीड़ देखी, आप लोग सब वहाँ उपस्थित थे, लोग उपस्थित थे, आपने भीड़ देखी कि किस तरीके से भीड़ क्या वोट में तब्दील होगी या सिर्फ भीड़ ही रहेगी? बिल्कुल वोट में तब्दील होगी और 19 सीटें समाजवादी पार्टी ले जाएगी। कांग्रेस कहाँ है? 10% वोट भी नहीं आ रहे हैं। गौरव, कैसे देखते हैं इसको? युवा नेता हैं, मुद्दे बहुत उठा रहे हैं, वोट नहीं आ रहे हैं। देखिए, अभी बुंदेलखंड में बात हो रही तो सबसे पहले बुंदेलखंडी में बोलते हैं कि जिदो भी बात करते हैं जिन्ना की, और हम बात करते हैं बिन्ना की, कि बिन्ना के लाने मुआवजा मिले, बिन्ना के लाने छात्रवृत्ति मिले, बिन्ना के लाने स्कूटी मिले, बिन्ना के लाने स्कूल मिले। अभी तो कोई मुद्दा नहीं बचा यहाँ पे सिर्फ मुद्दे फिर वही वापस आ जाएंगे इस पेट के। और आपने जो बात करी कांग्रेस की, कांग्रेस का पिछले चुनाव में 5.85% वोट शेयर था, अभी आप दिखा रहे हैं 9 पॉइंट समथिंग, 70% करीब की यहाँ पे बढ़ोतरी दिखा रहे हैं। 4 महीने की मेहनत है प्रियंका जी की, 4 महीने में इतने पे आ गए। और 9 से हम कब बीएसपी को ओवरटेक कर देंगे आने वाले महीने में, और कब हम एसपी और भाजपा के आ जाएंगे, ये आप देखते जाइए। क्योंकि भी तो बिन्ना ने आरक्षण दिया 75 वर्ष बाद। अरे तो दिया तो किसी ने, हमने पहल तो करी, किसी और ने तो पहल भी नहीं करी। अगर किसी और में हिम्मत थी तो वो पहल करते, वो नहीं कर सकते। आप समझिए 200 लोग खड़े हैं,
200 लोग में सिर्फ 2 महिलाएं हैं। ये आज देश में महिला सुरक्षा की स्थिति है। हाथरस जैसी घटनाएं हो जाती हैं, रोज रेप बलात्कार होते हैं। यहाँ पर जो पुलिस सुरक्षा होनी चाहिए वो नहीं है, महिलाओं के पास सुरक्षा नहीं है। विफल है आपकी सरकार पूरी सुरक्षा के मुद्दे पर। ये जो राजस्थान में सरकार चला रहे हैं, जहाँ जहाँ इनकी सरकार हुआ तो दें, केवल यूपी में ये सब बातें और घोषणा करने से कुछ होने वाला नहीं। कांग्रेस लड़ाई में ही नहीं है, रेस में ही नहीं है, जनता भी उसको नहीं मानती। ये हमारे छोटे भाई हैं, इनसे कोई हमें शिकायत नहीं। जब जनता को इनसे शिकायत नहीं, जनता ने इनको हटा दिया, पूरे देश से कांग्रेस मुक्त कर दिया, तो ये लड़ाई में ही नहीं है। ये तो हमारे साथ आने वाले वोट हैं। जो भी 9% दिखा रहे हैं वो हमारे साथ प्लस होंगे, क्योंकि उनको सबको समाजवादी पार्टी का गुंडा राज को रोकना है। राज को रोकना है कि किस राज को लाना है? अभी जनता से भी बात करेंगे जो हमारे साथ हैं झांसी से। बैक टू स्टूडियो। बिल्कुल, तो झांसी क्या उत्तर प्रदेश की सियासत की झांकी। आगे बढ़ते हैं अगले रीजन की तरफ। उत्तर प्रदेश जिसको 4 हिस्सों में, 4 रीजन्स में बांटकर ये सर्वे हम आप तक पहुंचा रहे हैं, उसमें सबसे छोटे रीजन बुंदेलखंड की बात हो गई। अब अगला रीजन जो है सीटों के लिहाज से दूसरे नंबर पर जो आता है वो अवध का रीजन है। 118 सीटें अवध रीजन की, और अगर 2017 की बात की जाए तो उन 118 में से 97 बीजेपी ने जीती थी। इस बार इस हफ्ते अवध का मूड क्या है, जानने के लिए आंकड़ा सीधे आपको लेकर चलते हैं शीरीन के पास। बिल्कुल सही कहा आपने रोमाना। देखिए, बात अवध की कर लेते हैं, और अवध एक महत्वपूर्ण रीजन तो है ही, साथ ही आपने बताया कि कैसे बीजेपी एक बड़ी संख्या यहां से लेकर गई थी, तो इसे दोबारा से किस तरह से वो जीत पाएगी या फिर उसे बरकरार रख पाएगी या उससे आगे निकल पाएगी, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन अवध रीजन के इस बार के आंकड़े क्या कहते हैं, यानी कि जब हम जनता के बीच पहुंचे सी वोटर के सर्वे के आधार पर, देखिए अवध रीजन में किसे कितने वोट मिलने जा रहे हैं, तो इस बार का सर्वे ये कहता है कि 43% वोट शेयर बीजेपी प्लस को अवध रीजन में, जहां 118 सीटें हैं, और इसके साथ ही एसपी प्लस के लिए यहां पर 31% वोट शेयर दिखाई दे रहा है। 10% वोट शेयर के साथ बीएसपी तीसरे नंबर पर है अवध रीजन में, और कांग्रेस चौथे नंबर पर 8% वोट शेयर के साथ रोमाना है, और अन्य के खाते में 8% वोट शेयर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल 118 सीटें अवध रीजन, और इस हफ्ते का सर्वे 43% वोट शेयर बीजेपी प्लस के खाते में। रोमाना। बिल्कुल, शुक्रिया शीरीन। तो कुल मिलाकर अवध का ये आंकड़ा इस हफ्ते का तो आपने देख लिया। अच्छा, अवध वही इलाका जहां अयोध्या जी और वहीं पर राम मंदिर निर्माण का काम जारी, और ऐसे में इस हफ्ते के जो आंकड़े आए हैं पिछले हफ्ते के मुकाबले, तस्वीर क्या है? तस्वीर ये कहती है कि कोई बदलाव नहीं हुआ है अवध इलाके के अंदर। बीजेपी गठबंधन पिछले हफ्ते भी 27 नवंबर को 43% वोट शेयर, और इस हफ्ते भी बीजेपी गठबंधन आज 43% वोट शेयर पर खड़ा हुआ है डटकर। समाजवादी पार्टी गठबंधन पिछले हफ्ते भी 31% वोट शेयर, इस हफ्ते भी 31% वोट शेयर। बीएसपी पिछले हफ्ते भी 10% वोट शेयर, इस हफ्ते भी 10% वोट शेयर। कांग्रेस पिछले हफ्ते भी 8% वोट शेयर, इस हफ्ते भी 8% वोट शेयर। अदर्स मतलब अन्य के खाते में पिछले हफ्ते भी 8% और इस हफ्ते भी 8% वोट शेयर जाता हुआ नजर आ रहा है। और सीधे जरा एक रिएक्शन लेंगे इस पर। पंकज झा हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। कुछ यहां पर उठापटक की कोई गुंजाइश आपको नजर आती है या मामला इसी तरीके का रहने वाला है? सर्वे ये बता रहा है रोमाना, और आप इस बात को महसूस करेंगे कि पिछले कुछ हफ्तों में, मतलब एक हफ्ते में जब हम एक हफ्ते बात कर रहे हैं, तो बहुत कुछ एक्टिविटी उस इलाके में नहीं हुई है। वोटर ने तय कर रखा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, बीएसपी का हो, बीजेपी का, कि मुझे किसको किसको वोट करना है। अब जो लड़ाई ये है एडिशन करने की, किसी को घटाने की, किसी को जोड़ने की, और फ्लोटिंग वोटर की, वैसी कोई एक्टिविटी नहीं है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जहां पर था उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन एक दूसरी तरफ देखिए कि बुंदेलखंड से चल के जब हम अवध के एरिया में आते हैं तो सपा और भाजपा के बीच में गैप अवध में बढ़ गया है। बुंदेलखंड में 8 था, यहाँ गैप बढ़ा है। बिल्कुल, सीधे आपको लिए चलते हैं अयोध्या, जहां से हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, जो बात इन आंकड़ों में सामने निकल कर आ रही है, पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते भी किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं, मतलब जमीन पर भी जो वोटर जिसके साथ वो उसी तरफ खड़ा हुआ मजबूती से नजर आ रहा है। बिल्कुल रोमाना, मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाता हूं अयोध्या की एक खूबसूरत तस्वीर। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के जो गृह जनपद है, उनका नगर है, उस नगरी की शोभा देखिए। जो सरयू है, सरयू तीरे आरती हो रही है, और बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं अलग अलग जगहों से। और ख़ास बात यह है कि राम का नाम लेकर के भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता के शीर्ष में है, और ऐसे में अलग अलग दलों के जो नेता हैं वो भी अब राम की शरण में है। ये जो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर बैठे होंगे, ये बताना चाहता हूँ कि ये लोग ज़्यादातर लोग दिल्ली के हैं, और दिल्ली से आज अरविंद केजरीवाल ने एक स्पेशल ट्रेन भेजी है, जिससे ये सारे श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं। इनका रहना, घूमना फिरना सारे इंतज़ाम किए गए हैं। तो आप समझ सकती हैं कि राम की महिमा अपरंपार है, और अब सारे के सारे जो राजनीतिक दल हैं वो राम की शरण में आए हुए हैं।
अब जो सर्वे के आधार पर मैं राय लूँगा, अलग अलग साधु संत के साथ साथ हमारे साथ जो राजनीतिक दल हैं उनके लोग भी मौजूद हैं। दिलीप दास जी, सबसे पहले आपसे शुरू करूँगा। क्या लगता है जो एबीपी न्यूज़ के सर्वे आ रहे हैं उसमें वोटरों का मूड ठहरा हुआ है? जो पिछले हफ्ते के सर्वे के नतीजे थे उसमें भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को जो वोट मिल रहे थे वो अभी वहीं पर रुके हुए हैं। आचार संहिता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आचार संहिता की प्रतीक्षा हो रही है। आचार संहिता लगने के बाद सब लोग खुल करके आ जाएंगे। अभी तो हम जैसे लोग जो बदनाम लोग हैं वही खुल करके आए हुए हैं। जिस दिन आचार संहिता लग जाएगी उस दिन पूरी अयोध्या खुल करके आ जाएगी और आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा मूड कैसा। मूड परिवर्तन का मूड चल रहा है और परिवर्तन होना निश्चित है। परिवर्तन का मूड चल रहा है, आपको क्या लगता है मूड परिवर्तन का है या कुछ और है? मैं हरीश दास बचपन से ही अयोध्या निवास कर रहा हूं और बराबर भाजपा को वोट करते आ रहा हूं, पर इस समय नहीं लगता कि हमारी मन अंदर से गवाह दे रही है कि मैं भाजपा को वोट दे पाऊंगा या उसके समर्थन में कोई कार्य कर पाऊंगा, क्योंकि संतों का अपमान निरंतर हो रहा है, ब्राह्मणों को आहत किया जा रहा है। अभी परसों की भी न्यूज आपने देखी होगी, 4 ब्राह्मणों को जेल में डाला गया, 2-2 साल की सजाएं हुई। किस लिए? एक आदिवासी के ऊपर थोड़ी सी हाथ उठा दिया, क्यों? जमीनी मामला था। और ऐसे कई ऐसी घटनाएं घटी हैं योगी जी की सरकार में जिसको कहना उचित नहीं होगा, लेकिन कहना पड़ेगा क्योंकि जीना है समाज में, रहना है समाज में। यूपी की सत्ता हमारे हिसाब से किसी राजनीतिक दल के हिसाब से नहीं मैं कह रहा हूँ, ना राजनीतिक दल के मुद्दे में हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि संस्कृति और जो संत का समाज है वो अयोध्या में बराबर संतों का अपमान हो रहा है। आप भी साधु संत हैं, क्या लग रहा है सरकार के हालात किस तरह के हैं? अयोध्या का मूड क्या है? अवध का मूड क्या है? अवध का मूड जो अभी आपके सर्वे में बताया गया 43+ है और 31+ है समाजवादी पार्टी का। लेकिन आप देखिएगा जहां आचार संहिता लगा, अभी अवध के मूड में साइलेंट वोटर है, लेकिन प्रचंड बहुमत से 2022 में अखिलेश यादव जी की सरकार बन रही है। अवध का ये मूड है। पूरे अवध में पिछले सरकार में सब सीटें फैजाबाद जिले की समाजवादी पार्टी के खाते में थी, इसलिए और भी इस बार एक्सप्रेस वे पे देख लीजिए, जब अखिलेश यादव जी निकले हैं तो पूरे एक्सप्रेस वे पे 2 बजे रात को, 12 बजे रात को, दिन में 4 बजे भोर तक जनता जो है उनके प्रतीक्षा में थी। बुलंदशहर में इधर अभी रैलियों में देखिए जितना हुजूम, जिस तरीके से भीड़ आ रही है। अभी अगर अखिलेश यादव जी का रथ यहाँ पे आ जाए तो उसके बाद अवध का मूड देखिए, प्रचंड बहुमत से समाजवादी पार्टी अवध में जीत रही है। मंत्री जी क्या कहेंगे, क्या मूड है जनता का अयोध्या का? अयोध्या में तो भाजपा आएगी ही, क्योंकि भाजपा ने अयोध्या का तमाम काम किया है। भाई साहब हमारे बोल रहे थे, भी अच्छा बोल रहे थे कि जो अयोध्या के संतों का खून चूसा है उसे फिर यहाँ बुलाया जाए, ऐसा आपका तर्क है। आज तक अयोध्या का इतना विकास कभी हुआ है जितना हो रहा है? भाजपा आएगी, संत हैं और केंद्र में भी संत हैं, प्रदेश में संत हैं और मुख्यमंत्री सब काम कर रहे हैं। जितना आज 5 काम है। पहला काम सुन लीजिए, धारा 370 अगर भाजपा ने होती तो नहीं हटता। अयोध्या में राम मंदिर 500 साल से आप लोगों ने 500 साल तक हम लोगों का खून चूसा है। जो है उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि केवल भाजपा की देन है। उत्तर 3 तलाक केवल भाजपा की देन है। अभी अमरनाथ यात्री जो यात्रा करने जा रहे हैं उनको 1 लाख रुपया प्रति व्यक्ति को भाजपा दे रही है। और जब तक जोगी रहेंगे, मोदी रहेंगे, तभी तक अयोध्या का विकास। संत कह रहे हैं कि भाजपा को लोग वोट देंगे क्योंकि लोगों के लिए काम किया है, अयोध्या का विकास किया है, राम मंदिर बन रहा है। आप तो जनसत्ता दल के नेता हैं, आपको क्या लगता है? नहीं, योगी जी ने, सीएम साहब ने यहाँ अयोध्या में जो भी काम किया है, हिंदुत्व को लेकर के बहुत बड़ा काम किया है, इससे कोई 2 राय नहीं है। वो सभी को, छोटे बच्चे से लेकर के सभी को दिखाई दे रही है। लेकिन जहाँ तक एक बात है, हर आदमी को खुश नहीं किया जा सकता। सब अपने अपने लेकर के मुद्दे बताते रहेंगे। लेकिन मैं जहाँ तक जनसत्ता की बात बता रहा हूँ, जनसत्ता हमारा खुश किया जा रहा है भाई। ये ऐसा जनसत्ता ये बीजेपी जो है, आप बीजेपी सरकार यहाँ कोई काम नहीं किया है। कोई 5 काम कल पत्री जी गिना दे। अभी चिल्ला रहे थे अयोध्या में योगी जी विकास किए हैं, कोई 5 काम इन्होंने गिना दे अयोध्या में योगी जी का 5 काम हो। 5 काम नहीं गिना पा रहा, कोई 5 काम गिना दे। मैं 5 काम, मैं सफाइयों को 5 नहीं, मैं 25 काम गिनाता हूँ। ये विषय रुको, देखिए, सबसे पहला काम हिंदुत्व पे
आज जो आप बैठ करके देख रहे हैं सर, यहीं पे बगल में 5 काम की बात कर रहे हैं हमारे नागा जी। रामपेड़ी दुनिया दुनिया अभी आपने आरती को देखा है, दूसरी बात रामपेड़ी को देखा, रामपेड़ी का भी कहा देंगे। आज रामपेड़ी में समाजवादी पार्टी कहाँ है? समाजवादी पार्टी कहाँ है? समाजवादी पार्टी अयोध्या जीत रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार आ रही है। जिस तरह से जनसैलाब उभर रहा है, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है जनता। बहुत हुई महंगाई की मार, अब भगाओ भाजपा सरकार। आएगी साइकिल, जितनी सड़कें हमने बनवाई वही आज तक है। साइकिल पंचर हो चुकी है, साइकिल का नामो निशान मिट चुका है और साइकिल अब आने वाली नहीं है। रामपेड़ी का भी काम जी कुछ कह रहे हैं, जहाँ खड़े हैं अब व्यवस्था नहीं, अब व्यवस्था बिल्कुल। तो ये अवध का सियासी मूड है जो संजय त्रिपाठी जान रहे हैं अयोध्या की जनता के बीच। और पूर्वांचल 130 सीटों वाला पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा रीजन पूर्वांचल, वहां पर क्या है लड़ाई का मिजाज? क्या कांटा रुका हुआ है या फिर एसपी या बीजेपी किसकी तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है? चुनावी मूड देख रहे हैं आप उत्तर प्रदेश में। क्या है चुनावी चाल? एक हफ्ते में कितनी बदली है किसकी रफ्तार? उत्तर प्रदेश के 2 रीजन्स की हम बात कर चुके हैं, बुंदेलखंड और अवध की पूरी तस्वीर आपको दिखा चुके हैं। लेकिन इस एक हफ्ते में पूर्वांचल की क्या तस्वीर बदली है? क्योंकि पूर्वांचल के लिए कहा जाता है कि जिसके साथ पूर्वांचल होता है उसके लिए सत्ता का रास्ता आसान हो जाता है। पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा रीजन है। 130 विधानसभा सीटें इसी पूर्वांचल रीजन से आती हैं और कुल मिलाकर पूर्वांचल के अभी तक ऐसा नजर आ रहा है कि जो सियासी दल हैं उनकी तरफ से अपने पत्ते खोल दिए गए हैं। क्योंकि एक तरफ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, वहीं दूसरी तरफ गठबंधन के समीकरण जो हैं वो भी इस इलाके में राजनीतिक दलों की तरफ से कमोबेश साफ कर दिए गए हैं। फिलहाल वो बड़ा आंकड़ा, वो बड़ा नंबर पूर्वांचल का जानने के लिए आपको सीधे लेकर चलेंगे डेटा सेंटर से हमारी सहयोगी शीरीन हमारे साथ हैं। बिल्कुल रोमाना, देखिए 130 सीटों का सवाल है और इस बार पूर्वांचल की जनता इस हफ्ते के सर्वे में क्या कहती है हम उस पर नजर डालेंगे। लेकिन एक बार फिर से दर्शकों को दिखा देते हैं जो इससे पहले हमने बुंदेलखंड का जिक्र किया और साथ ही अवध का जिक्र किया, तो वो आंकड़े क्या कह रहे हैं। बुंदेलखंड का अगर हम अब यहाँ पर हम बात करें तो देखिए बुंदेलखंड क्योंकि महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, छोटा रीजन लेकिन बड़ा असर है इसका। बुंदेलखंड रीजन में आखिर इस हफ्ते के सर्वे क्या कह रहे हैं। 41% वोट शेयर बीजेपी प्लस को यहां जाता दिखाई दे रहा है इस हफ्ते। एसपी प्लस को 33% सीटें यहां पर वोट शेयर दिखाई दे रहा है जाता हुआ और 12% वोट शेयर बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाता दिखाई दे रहा है। और कांग्रेस की स्थिति है कि 9% वोट शेयर के साथ चौथे स्थान पर है और 5% अन्य के खाते में बुंदेलखंड रीजन में जाता दिखाई दे रहा है। यानी इस हफ्ते 19 सीटों का आंकड़ा यह कह रहा है। अब अवध पर भी जल्दी से नजर डाल लेते हैं। अवध कई मायनों में महत्वपूर्ण, और यहाँ पर देखिए जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं अयोध्या जी, ये अवध रीजन में ही आती हैं, तो इसीलिए अवध के आंकड़े भी जल्दी से बताते हैं आपको कि इस हफ्ते अवध की जनता का जो मूड है वो किस तरीके से बदला है और क्या कहते हैं आंकड़े। अवध में किसे कितना वोट जाता दिखाई दे रहा है, अवध रीजन में किसे कितने वोट इस हफ्ते के सर्वे के हिसाब से। तो अवध रीजन में 43% बीजेपी प्लस को, इसके अलावा दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी है 31% वोट शेयर के साथ और 10% वोट शेयर के साथ तीसरे स्थान पर बहुजन समाज पार्टी दिखाई दे रही है और कांग्रेस चौथे स्थान पर 8% वोट शेयर के साथ, 8% वोट शेयर के साथ अन्य। तो 118 सीटें हैं अवध में और अवध रीजन कुछ ये कहता है। लेकिन अब इंतजार खत्म हो गया है पूर्वांचल का, क्योंकि पूर्वांचल 130 सीटें और इस 130 सीटों पर जब हमने सर्वे किया है तो इस हफ्ते का मूड कितना बदला है जनता का, जल्दी से आंकड़ों के जरिए आपको दिखा देते हैं कि पूर्वांचल रीजन में आखिर किसे कितना वोट मिलने जा रहा है, कौन सी पार्टी इस हफ्ते आगे जा रही है या पीछे जा रही है। तो देखिए बीजेपी प्लस को 40% वोट शेयर पूर्वांचल रीजन में दिखाई दे रहा है जाता हुआ, 36% वोट शेयर समाजवादी पार्टी के खाते में, प्लस के खाते में जाता दिखाई दे रहा है। बहुजन समाज पार्टी जो है वो तीसरे स्थान पर 12% वोट शेयर के साथ है। पूर्वांचल रीजन में कांग्रेस की स्थिति देखिए, चौथे नंबर पर है 7% वोट शेयर के साथ और अन्य के खाते में 5% वोट शेयर जाता दिखाई दे रहा है। तो पूर्वांचल रीजन 130 सीटें हैं, बड़ा असर डालती हैं, दशा और दिशा तय करती हैं रोमाना, और 40% बीजेपी प्लस के साथ यहां पर पहले नंबर पर बीजेपी प्लस दिखाई दे रहा है। अब आप बताइए कि क्या बदला है रोमाना इस एक हफ्ते में।
बिल्कुल महत्वपूर्ण आंकड़ा जो शिरीन ने दिखाया। इस हफ्ते 4% का फासला समाजवादी पार्टी गठबंधन और बीजेपी गठबंधन में, और पिछले हफ्ते के मुकाबले तस्वीर क्या है। इस हफ्ते तो आपने देख लिया कैसे 4% का फासला है, क्योंकि समाजवादी पार्टी गठबंधन 36% पर, बीजेपी गठबंधन 40% पर। पिछले हफ्ते बीजेपी गठबंधन 39% पर था, इस हफ्ते 1% की बढ़ोतरी हुई है, 40% पर आ गया है। समाजवादी पार्टी गठबंधन भी पिछले हफ्ते 35% पर था, उसमें भी 1% की बढ़ोतरी हुई है और वो भी 36% पर आ गया है। अब ये घाटा जो समाजवादी पार्टी और बीजेपी गठबंधन को 1% का फायदा हो रहा है, वो नुकसान किसे हो रहा है? वो बीएसपी को नुकसान हो रहा है। पिछले हफ्ते के मुकाबले बीएसपी को 2% का नुकसान। पिछले हफ्ते 27 नवंबर पूर्वांचल इलाके में बीएसपी 14% वोट शेयर के साथ थी, और इस हफ्ते बीएसपी गठबंधन 2% वोट शेयर के नुकसान के साथ 12% पर आ गई है। वहीं कांग्रेस 7%, इस हफ्ते भी 7%। कुल मिलाकर पंकज जी, यहां पर फासला बरकरार है, हालांकि बीजेपी और एसपी दोनों को 1% की बढ़त। ये जो इलाका है ना, यही बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है, और कोई इस बार नहीं होने जा रहा। जो सर्वे कह रहा है वही बात है भी, ग्राउंड से जो चीजें आ रही हैं। और 2017 में जब बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला था, तब भी पूर्वांचल के कई इलाकों में, कई जिलों में विपक्ष जो है वो बीजेपी पे भारी पड़ा था। और इस बार चीजें और भी बदली हैं। इसीलिए बदली, जैसा आप कह भी रही थी कि ओम प्रकाश राजभर हो, संजय चौहान हो, या फिर कृष्णा पटेल की पार्टी, इन सबके गठबंधन से जो ये पिछड़ी जातियां इनके साथ जोड़ रही हैं ना समाजवादी पार्टी के साथ, उसका फायदा हो सकता है। ग्राफ बढ़ा, लेकिन सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो हाथी इतना कमजोर क्यों हो रहा है। मायावती इस इलाके में जहां इनका ठीक ठाक प्रभाव था, वहां भी वो कमजोर हो रही है। उसका फायदा इन दोनों पार्टियों को। बिल्कुल, देखिए कुल मिलाकर 2% नुकसान जो बीएसपी को हुआ है, वही 1% फायदा बीजेपी गठबंधन और समाजवादी पार्टी गठबंधन को हो रहा है। सीधे रणवीर के पास चलेंगे, हमारे साथ वाराणसी से मौजूद हैं रणवीर। देखिए, प्रधानमंत्री का गढ़ वाराणसी और मुख्यमंत्री का गढ़ गोरखपुर, और ये दोनों बड़े जिले पूर्वांचल में आते हैं। मेरे साथ दो पूर्वांचल के बड़े नेता हैं, मनोज राय धूपचंडी जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और सुजीत सिंह टीका साहब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। सर, पूर्वांचल चिंता है आप लोगों के लिए कि 4% का गैप है और 1% बढ़े भी तो सपा भी 1% बढ़ गई? अरे पूरी हमारी चिंता है, और हमने पूरा विकास किया है, प्रदेश सरकार ने भी और केंद्र सरकार ने भी। आपको बनारस में चाहे जहाँ जाइए, आपको विकास का ही काम दिखाई देता है, और विकास के अलावा कोई काम नहीं दिखाई देता है। समाजवादी पार्टी के सरकार में 2 काम हुए थे। एक, इन लोगों ने बनवाया था टंकी, सारा भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। मुलायम सिंह यादव ने उस समय 2 पुल का उद्घाटन किया था, एक रामनगर का, एक बलुआ था। मुलायम सिंह आए। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ सर। पूर्वांचल में प्रधानमंत्री जी बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं 13 तारीख को। क्या मान रहे हैं कि ये जो 1 महीने का आप लोगों ने पूरा प्लान रखा है, इससे पूरा सीन बदल जाए? सीन तो बदली हुई है, बदलना क्या है, वो तो 325 प्लस का हमारा सीन है। तो सीन तो बदला हुआ है। आप चाहे 2014 देखिए, 17 देखिए, 19 देखिए, नगर निगम का चुनाव देखिए, जिला पंचायत में एमएलसी हार गए थे सर, आप एमएलसी हार गए थे यहाँ। कहाँ एमएलसी हार गए थे? एमएलसी तो इलेक्शन तो है नहीं, वो तो सिलेक्शन है। सिलेक्शन की क्या बात है? आप बताइए, ये कह रहे हैं सिलेक्शन है, वो चुनाव आशुतोष सिन्हा का जो है आप सिलेक्शन की वजह से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो पूरी झूठ की फैक्ट्री है और इवेंट का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी का जनता ने इनको जिताया है बनारस में, तो बनारस के ही लोगों ने इनको हराना शुरू कर दिया है। 15 साल से काबिज भारतीय जनता पार्टी के स्नातक के एमएलसी को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष सिन्हा ने हराने का काम किया। मनोज जी, एक सवाल ये भी है, राजभर जी आपके साथ आ गए, फिर भी 1% बढ़ी, ये भी 1% बढ़ गए। हम तो लगातार बढ़ रहे हैं। ये जो बढ़ रहे हैं ना, ये जो इनका इवेंट का जो मैनेजमेंट है, इसलिए ये बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 13 तारीख से 1 महीने का कार्यक्रम। आप समझिए कि बनारस में प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में अगर 1 महीने पूरे देश के नेताओं को बुलाना पड़ जाए, तो क्या स्थिति है भारतीय जनता पार्टी? जवाब दिए सर। अखिलेश यादव जो अपने पार्टी के सारे नेता को बाहर निकालते हैं, अपने भाई, सगे भाई को तो अपने पार्टी में रख नहीं पाते हैं। हम लगातार बढ़ा रहे हैं, तो इनको चिंता क्यों होनी चाहिए? बड़ा आरोप है। ये विकास की बात नहीं करेंगे। ये दूसरी बात। अच्छा आप बताइए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से बड़ा जातिवादी कोई है क्या? आज तक उत्तर प्रदेश के इतिहास साधु हैं वो। साधु नहीं है, जातिवादी है। कैसे? मैं आपको बता रहा हूँ, वाराणसी में उनके चहेते हैं ब्रजेश सिंह, जो बसपा से एमएलसी थे, देखिए बड़ा व्यक्ति भाजपा में है। नहीं, मैं नाम बता रहा हूँ ना। मिर्जापुर में जो है बसपा में थे एमएलसी विनीत सिंह। आज सर ये बड़ा आरोप। भाई ये तो कहावत रहा है ना, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसी में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गुंडा। तो इनके गुंडा कर इनका है, जमीन कब्जा करने का काम इनका है, दुकान कब्जा करने का काम। जरा लोगों से भी पूछ रहे थे जल्दी जल्दी। सर आपको क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या?
बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी आ रही है इस बार 300+। आप बताएं। सर ऐसा है, ये जो बोल रहे थे विनीत सिंह इन्हीं के पार्टी में गए हैं, और विनीत सिंह कौन है इनसे पूछ लीजिए। क्या कह रहे हैं, माहौल क्या? माहौल क्या है? माहौल बदलाव का है, माहौल बदलाव हो के रहे। आपको क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी तय है। आप लोग बताइए भैया। बनारस में इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी को बनारस वासी आईना दिखाने का कार्य करेंगे। ये झुंझुना लेके हम लोगों के बीच में आते हैं। बनारस में इनके पूरे बहुमत है। किसका माहौल है? माहौल समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी का माहौल है। गुंडा चिन्मयानंद है, गुंडा कुलदीप सेंगर। मनोज जी समर्थक बहुत लेके आए हैं, आप कुछ और लोगों से पूछते हैं। आप लोग पीछे से बात रही है, हम लोग कमी है लेकिन काफी है। सरकार 100% तय है, 300 के पार रहेंगे, गारंटी है। ये साड़ी खरीदने निकले, देखिए ये बनारसी साड़ी। विकास के मुद्दे पर एकदम 300 के पार। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बीजेपी। और किसी के पास कोई विकल्प नहीं, विकल्प बस भाजपा का ही, भाजपा ही आ रही है। कुछ और लोगों से आप लोग बताइए। छात्र, नौजवान, बेरोजगार, सीधे सीधे बताइए। समाजवादी पार्टी पूर्व बहुमत से। समाजवादी पार्टी झूठ समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जिंदाबाद। इस बार समाजवादी पार्टी ही आएगी। एकदम समाजवादी पार्टी आएगी, एकदम अखिलेश यादव जिंदाबाद। अखिलेश भी आएंगे। मनोज जी खूब समर्थक लेकर आए। आप साड़ी लेने गए थे सर। बताइए जल्दी बोलो। सभी सरकारों ने बहुत अच्छा काम किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं, कुछ अच्छे काम किए हैं, कुछ बुरे काम किए हैं। बाबा जी ने कुछ अच्छे भी काम किए हैं। जो अच्छे काम किए हैं वो पिछली सरकार। चुनाव में फायदा मिलेगा? नहीं, बहुत अच्छा फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन नुकसान जो है उससे दुगना मिलेगा। आप बताइए। समाजवादी पार्टी। समाजवादी टोपी वाले, आप तो सपा वाले हैं ही। आप बताइए, लास्ट में आपसे पूछ रहा हूँ सर, आप बताइए क्या माहौल? देखिए भाजपा का ही है, कोई कितना हो कुछ बोल ले। अच्छा, विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर बन रहा है, उसका फायदा मिलेगा? इस बार राम मंदिर बन रहा है, विश्वनाथ मंदिर। अभी हम रहने वाले मऊ के हैं, जहां हमको लखनऊ आने में 3-4 घंटे लगते थे, अब लखनऊ और मऊ से हमारा 1 से सवा घंटे में हम। चलिए, हम सब पूर्वांचल जी। विकल्प समाजवादी पार्टी यही है, अगर सारे लोग को साथ लेके चलते हैं तो समाजवादी पार्टी। बड़े भाई, हम समाजवादी पार्टी के पक्ष में हैं। एक चीज में समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। एक मेरी बात सुन, जिस गेट से 2 बार प्रधानमंत्री जी ने नामांकन किया है, उस गेट के अगल बगल की स्थिति देख लीजिए। बनारस का विकास आपको कचहरी के गेट की बात, मेन गेट पे ही देख लीजिए। यही देखिए, बड़ी मिलीजुली प्रतिक्रिया। आप बताइए। झांसी में विकास के कागज में बकरी खा गई। बीजेपी है तो हिंदू सुरक्षित है, तो मुद्दा काम करेगा जी। बहुमत के साथ बीजेपी आएगी। बिल्कुल, तो ये जमीन की सियासी नब्ज है, ये जनता के मन की बात है जो आपका चैनल एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। और हर हफ्ते ये सिलसिला हमारा यूं ही कायम है। ठीक शाम 7 बजे बिग पिक्चर, बड़ी तस्वीर आपको दिखाएंगे। और ये वाराणसी के जो आप आवाज सुन रहे थे, ये वही वाराणसी जहां अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 तारीख को पहुंचने वाले हैं। और इस बीच बात अब वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जो सबसे बड़ा रीजन है उत्तर प्रदेश का, 136 सीटें यहां पर आती हैं। और यहां सियासी बिसात पर एक तरफ विकास का पासा फेंक दिया गया है, विकास के पासे में जेवर एयरपोर्ट से लेकर शाकुंभरी यूनिवर्सिटी तक है। और वहीं दूसरी तरफ मुश्किल किसान आंदोलन से लेकर समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन से कुल मिलाकर सियासी तस्वीर इस एक हफ्ते में कितनी बदली है, जानने के लिए इस हफ्ते के ताजा आंकड़े दिखाने के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं डेटा सेंटर शीरीन के पास। बिल्कुल रोमाना ने इस एक हफ्ते में क्या बदला है और क्या नहीं, इसको आंकड़ों के जरिए हम समझेंगे। लेकिन फिर से मैं एक बार जिक्र करना चाहती हूँ। देखिए, मेरे एक तरफ अयोध्या जी हैं, तो आप देख रहे हैं दूसरी तरफ जेवर एयरपोर्ट, यानी कि धर्म और कर्म और यूपी की सियासत इन्हीं 2 चीजों के साथ आगे बढ़ रही है। जनता सब जानती है और इसीलिए हर हफ्ते कुछ ना कुछ बदलाव हम इन आंकड़ों में महसूस कर रहे हैं। पश्चिमी यूपी का जिक्र हम कर रहे हैं तो जेवर एयरपोर्ट यानी कि विकास के नाम पर एक बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश को दी और पूरे भारत को दी है। और इसका असर क्या होगा पश्चिमी यूपी रीजन के आंकड़ों के जरिए, इस हफ्ते के आंकड़े क्या कह रहे हैं सर्वे के आधार पर, ये जल्दी से देख लेते हैं। देखिए, 39% वोट शेयर बीजेपी प्लस को पश्चिमी यूपी रीजन में दिखाई दे रहा है। बड़ा रीजन, 136 सीटें हैं यहाँ पर। एसपी प्लस को 33% वोट शेयर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। रोमाना दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर बहुजन समाज पार्टी 16% वोट शेयर के साथ दिखाई दे रही है और 7% वोट शेयर कांग्रेस, यानी कांग्रेस यहाँ पर चौथे स्थान पर और 5% अन्य के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पश्चिमी यूपी रीजन में 136 विधानसभा सीटों पर जब हम जाकर लोगों से बात कर रहे हैं इस हफ्ते की है जब हमने, तो 39% वोट शेयर बीजेपी प्लस को जाता दिखाई दे रहा है। रोमाना,
बहुत शुक्रिया शिरीन। और इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने 2017 में देखिए सबसे बड़ी टक्कर जो है वो यहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है पूर्वांचल के बाद। और 2017 में इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से 109 सीटें बम्पर जीत बीजेपी को मिली थी। और इस बार का आंकड़ा क्या कह रहा है बीजेपी गठबंधन के खाते में? जिस तरीके से शिरीन बता रही थी, आज 39% वोट शेयर जाता हुआ 27 नवंबर को भी आंकड़ा 39% का ही था। समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन आज 33% वोट शेयर, पिछले हफ्ते भी मामला 33% वोट शेयर पर ही अटका हुआ था। बीएसपी 16%, पिछले हफ्ते भी, इस हफ्ते भी 16%। कुल मिलाकर यहां पर मामला अटका हुआ है। पंकज झा, ये टक्कर बराबरी की, आप जो कह रही थी ना अटका हुआ, लेकिन भटका हुआ नहीं है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में कोई बदलाव नहीं आया। देखिए आप इन दोनों के बीच में, और कोई ऐसी बहुत बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी इस हफ्ते में नहीं हुई है। आप देख रहे हैं कि 7 तारीख को जब अखिलेश और जयंत चौधरी जो हैं वो मेरठ में साझा रैली करेंगे, मुझे लगता है उसके बाद से चीजें कुछ बदल सकती हैं। और ये वो इलाका है जो पूरे यूपी में आप देखिए कि बीएसपी इन दोनों यानी बीजेपी और समाजवादी पार्टी के मुकाबले बहुत पिछड़ी हुई है, लेकिन यहां कम से कम बीएसपी आज भी मजबूत बनी हुई है, एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और सर्वे इस ओर पूरी तरह से इशारा कर रहा है। चलिए जल्दी से मथुरा लेकर चलते हैं दर्शकों को। रविकांत हमारे साथ मौजूद है। और रविकांत, हमने सुना इस हफ्ते किस तरीके से डिप्टी सीएम जो है उत्तर प्रदेश के, उनकी तरफ से मथुरा वाला प्लान भी एक आगे बढ़ा दिया गया। कुल मिलाकर मथुरा के लोगों के मन की बात क्या है? देखिए, न सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकास की बात बीजेपी कर रही है, बल्कि अलग अलग जो सीटों का बंच है उसमें अलग अलग तरीके से प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। मथुरा के आसपास के करीब 1 दर्जन से ज़्यादा सीटों के लिए जिस तरीके से प्रयास हो रहे हैं, और केशव प्रसाद मौर्य का जो बयान आया उसका साफ असर मथुरा में दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर इस समय पुलिस प्रशासन बहुत ज़्यादा सख्त है और काफ़ी संवेदनशील स्थिति देखी जा रही है मथुरा मंदिर को लेकर के, जन्मभूमि मंदिर को लेकर के। यहाँ पर हमारे साथ विवेक हैं बीजेपी के, जिनसे हम बात करेंगे कि क्या यहाँ की मथुरा के आसपास की सीटों के लिए बीजेपी कृष्ण जन्मभूमि को मुद्दा बना रही है। देखिए, पहले तो मैं एबीपी न्यूज़ का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने जो आज जो आपका सर्वे आया है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। अब ये आंकड़ा बहुत आगे जाएगा जैसे जैसे चुनाव आएगा, क्योंकि हम लोगों की जो तैयारी है वो 60% में हमें और 40 में बंटवारा होगा, इस तरीके की तैयारी है। विकास की तैयारी यहाँ नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जब पहले माफिया राज था, आज उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि एयरपोर्टों के शिलान्यास हो रहे हैं, एक्सप्रेसवेज के शिलान्यास हो रहे हैं, और उसके अलावा गुंडों पर कार्रवाई करी जा रही है, गुंडों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। आप देखिए उनकी संपत्ति कुर्क हो रही है। यहाँ जन्मभूमि के मुद्दे को क्यों गरमा रहे हैं आप लोग? देखिए, जन्मभूमि का कोई मुद्दा नहीं है। हम राष्ट्रवाद पर काम करने वाले लोग हैं, और जहां धर्म की रक्षा की आवश्यकता पड़ेगी या राष्ट्र की रक्षा की आवश्यकता पड़ेगी वहां हम उस पर काम निश्चित रूप से करते रहेंगे। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है, ये उसका प्रतिबिंब मात्र है। आगे अभी देखिए, गौर से बात करते हैं, समाजवादी पार्टी से हैं, क्या स्थिति लग रही है, किन मुद्दों पर यहाँ पर चुनाव हो रहा है? देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी केवल धार्मिक आस्थाओं से खिलवाड़ करने का काम करती है और धार्मिक भावनाओं पर ही वो चुनाव लड़ रही है। हमारा जो समाजवादी पार्टी का एजेंडा है, हमने विकास किया था, विकास की राजनीति करें और विकास ही आगे करेंगे। अभी इन्होंने किया था एयरपोर्ट के शिलान्यास, और ये सारे समाजवादी पार्टी के टाइम के एयरपोर्ट के शिलान्यास हो चुके थे। इनका काम बेचने का है, भारतीय जनता पार्टी का काम बेचने का है। ये कितने एयरपोर्ट बेच चुके हैं, रेलवे बेच चुके हैं, रोड बेचने का काम जारी है। ये केवल बेचने का काम जानते हैं, बनाने का काम नहीं है कुछ जानते। कांग्रेस से भगवान सिंह वर्मा हैं, आप लोग 7% पर सिमट के रह गए हैं। यहाँ की जो राजनीति है आसपास की, इस समय क्या लग रहा है, कौन से मुद्दे वोट पे तब्दील होंगे? हम जो कांग्रेस पार्टी जो लड़ने जा रही है माननीय प्रियंका दीदी के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से सत्ता में आएगी। और ये 7% का, इसको हम नहीं मानते हैं। कारण क्या है कि हम जब मथुरा में रहते हैं, हम जो इसको एक एक व्यक्ति से, जनता से मिलते हैं, जब हम नहीं बता पाते। कोई बात नहीं, आप नहीं मानते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास मुद्दे क्या हैं, क्या लेके जनता के पास जा रहे हैं? हम बीजेपी ने जो वायदा किए तो एक भी पूरा नहीं किया। विकास का मुद्दा हो, चाहे देश में भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे अराजकता, माहौल सुरक्षित नहीं है, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार सब सीमा पार कर चुका है। बीजेपी ने जो अपना वायदा किया था उसके खिलाफ उसको जनता को अवगत कराएंगे, और उससे हम कांग्रेस निश्चित रूप से हमारे जो वायदा किए हैं। तो आपकी नजर में बीजेपी जीतेगी कि समाजवादी पार्टी प्लस? केवल और केवल कांग्रेस जीतेगी। जिससे टक्कर है वो कांग्रेस पार्टी से, और कोई नहीं, और निश्चित रूप से कांग्रेस सत्ता में आएगी। जी, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता है यहाँ पर हमारे साथ योगेश द्विवेदी। क्या लग रहा है कि आप लोग 33% पर हैं,
6% की दूरी है, ये पाट पाएंगे? बिल्कुल निश्चित तौर पर पहले तो मैं एबीपी न्यूज़ का यहाँ पर मथुरा की भगवान कृष्ण की नगरी में स्वागत करता हूँ। जिस तरीके से आपने कहा कि 6% की दूरी, चुनाव परिणाम जिस तरीके से माहौल आएगा, जनता अब यहाँ बदलाव चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के अभी मेरे भाई ने कहा कि शिलान्यास 4.5 साल के अंदर में कार्य नहीं किए गए। 4.5 साल के अंदर में मात्र 3 महीने जब चुनाव के दौर पे हम लोग खड़े हैं, तब यहाँ शिलान्यास का दौर कर रहा है। तो निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का जो मजबूत गठबंधन है वो ऐतिहासिक होगा। ठीक है, तो ये ऐतिहासिक होगा, लेकिन यहाँ पर विकास और धर्म दोनों के जो मुद्दे हैं वो उठाए जा रहे हैं नेताओं द्वारा। आप कौन सी पार्टी एक हफ्ते में पिछड़ी, कौन आगे बढ़ रही है, किसकी पकड़ मजबूत हो रही है, किसकी पकड़ ढीली पड़ रही है, और अब इंतजार की घड़ियां खत्म होते हुए फाइनल डेटा के लिए, उस बड़े आंकड़े के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं शिरीन के पास। पूरी 403 सीटों का पूरा हिसाब किताब शिरीन। बिल्कुल रोमाना, देखिए वक्त हो गया उस बिग पिक्चर को जानने का कि इस एक हफ्ते में वो बड़ी तस्वीर क्या कहती है। लेकिन उससे पहले हम एक बार फिर से दर्शकों को दिखाते हैं कि अलग अलग रीजन में, क्योंकि हमने 4 रीजन में उत्तर प्रदेश को यहाँ पर बांटा है, तो धर्म और कर्म, इन दोनों ही चीजों, इन दोनों ही विषयों को साथ लेकर जो चलने की कोशिश हर पार्टी कर रही है, आखिर उसका असर इस एक हफ्ते में जनता पर क्या पड़ा है। बुंदेलखंड रीजन से एक बार फिर से शुरुआत कर लेते हैं। 19 यहाँ पर सीटें हैं कुल, लेकिन बड़ा असर डालती हैं 41% बीजेपी प्लस, इसके अलावा 33% के साथ दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी प्लस दिखाई दे रही है। तो ये तस्वीर बुंदेलखंड रीजन की जो सी वोटर के सर्वे इस हफ्ते ये बता रहे हैं। अब अगले रीजन की बात कर लेते हैं, और यहाँ पर बात अब हम करेंगे कि आखिर अवध रीजन में किसे कितने वोट मिलने जा रहे हैं। तो देखिए अवध रीजन में बीजेपी प्लस को 43% यहाँ पर वोट शेयर जाता दिखाई दे रहा है, और समाजवादी पार्टी प्लस को 31% वोट शेयर जाता दिखाई दे रहा है। कुल 118 सीटें हैं, और अवध रीजन में बीजेपी और एसपी में यहाँ पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं पूर्वांचल रीजन की। पूर्वांचल रीजन पे जब इस हफ्ते हमने ये सर्वे किया, सी वोटर का सर्वे आखिर क्या कहता है, इस हफ्ते का मूड क्या है जनता का पूर्वांचल रीजन में, किसे कितना वोट मिलने जा रहा है। तो आप देखिए बीजेपी प्लस को यहाँ पर 40% वोट शेयर पहले स्थान पर, और 36% वोट शेयर के साथ एसपी प्लस दूसरे स्थान पर है। 130 विधानसभा सीटों को समेटे पूर्वांचल रीजन की तस्वीर इस हफ्ते ये कहती है। अब सबसे ज्यादा सीटों के साथ पश्चिमी यूपी, यहां पर सी वोटर के सर्वे में आखिर किसे कितना वोट शेयर मिलते जा रहा है, दिखाई दे रहा है इस हफ्ते पश्चिमी यूपी में। जल्दी से उस पर भी एक नजर। बीजेपी प्लस को 39% वोट शेयर और 33% वोट शेयर एसपी प्लस को जाता दिखाई दे रहा है। कुल 136 सीटें पश्चिमी यूपी रीजन में, और उसकी ये तस्वीर है। लेकिन अब इन चारों हिस्सों को अलग अलग जानने के बाद बड़ी तस्वीर क्या कहती है इस हफ्ते की, कि आखिर उत्तर प्रदेश में इस हफ्ते के हिसाब से दशा और दिशा क्या तय होती हुई दिखाई दे रही है। तो उस बड़ी तस्वीर पर भी जल्दी से हम नजर डाल लेते हैं कि आखिर आंकड़ों के लिहाज से इस एक हफ्ते में क्या कह रही है उत्तर प्रदेश की जनता, यानी कि यूपी में किसे कितने वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आप बीजेपी प्लस को 41% वोट शेयर जाता दिखाई दे रहा है 403 विधानसभा सीटों की। ये बड़ी पिक्चर इस हफ्ते की। 33% वोट शेयर एसपी प्लस को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी प्लस बीएसपी 13% वोट शेयर के साथ तीसरे स्थान पर दिखाई दे रही है। और देखिए कांग्रेस चौथे स्थान पर ही है 8% वोट शेयर के साथ, और इसके साथ ही 5% वोट शेयर जो है वो अन्य के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बड़ी पिक्चर ये है रोमाना, लेकिन इस बड़ी पिक्चर को पिछले बड़ी पिक्चर से आप किस तरीके से कंपेयर करेंगी, क्या फर्क आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल वो आंकड़ा दिखाएंगे दर्शकों को, पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते क्या कुछ उलटफेर हुआ है, कितना उलटफेर हुआ है। फिलहाल जल्दी से आपको दिखा देते हैं किस तरीके से जो बड़ी तस्वीर उभर कर आ रही है इस हफ्ते की, पिछले हफ्ते के मुकाबले तस्वीर में कितना बदलाव हुआ है। यूपी में किसे कितने वोट, कुल सीट उत्तर प्रदेश में कितनी आप जानते हैं, 403 विधानसभा सीटें हैं, और ऐसे में ये देखिए यूपी में किसे कितने वोट, ये आप देख रहे हैं 3 हफ्तों का पूरा लेखा जोखा है। 40% से 20 नवंबर को ये शुरुआत हमने की थी साप्ताहिक सर्वे दिखाने की, और 20 नवंबर को 40% बीजेपी का वोट शेयर था, जो पिछले हफ्ते 27 नवंबर को भी 40% रहा। लेकिन इस हफ्ते मतलब 4 दिसंबर इसमें 1% की बढ़ोतरी 41% पर पहुंच गया है। अच्छा, समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन जो है पिछले हफ्ते 32%, इस पिछले हफ्ते की बात मैं आपको बता रही हूं, 32% पिछले 2 हफ्ते था, और इस हफ्ते इसमें 1% की बढ़ोतरी होकर ये 33%। और ढलान देखिए आप कैसे बीएसपी के वोट शेयर में दिख रही है, हफ्ते दर हफ्ते बीएसपी का वोट शेयर घटता हुआ। कुल मिलाकर ये बड़ी तस्वीर, बिग पिक्चर जो सामने आ रही है। शांतनु गुप्ता, क्या कहेंगे आप इन आंकड़ों को देखकर? देखिए रोमाना, अब मेरे ख्याल से
चुनाव हम दिसंबर में हैं, चुनाव 1.5-2 महीने बाद हैं, तो अब मेरे ख्याल से जो ये नंबर है इससे आगे नहीं जाएंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाजपा ने अपना कैंपेन अभी शुरू भी नहीं करा ढंग से। अभी केवल प्रधानमंत्री ने और योगी आदित्यनाथ ने कुछ जो बड़े प्रोजेक्ट जो कंप्लीट हो गए थे उनका केवल अनावरण करा है, वही एक तरह से, और वो अपनी कार्यकर्ताओं की बैठक, बूथ की बैठक कर रहे हैं। जबकि अखिलेश ने अपने सारे कार्ड ऑलमोस्ट खोल दिए हैं। वो किससे गठबंधन करेंगे, उन्होंने रैलियां कर दी हैं बहुत सारी, वो सड़क पे आ चुके हैं, तो उनका ये पीक है और ये उनकी पास परफॉर्मेंस भी है। जब 2012 में उन्होंने सरकार बनाई तो 29.5 पे 30 पे बनाई, तो अपने पीक से उन्होंने राजभर का 1%, जयंत का 1% ऐड करके वो 30-32 पे दिख रहे हैं। मेरे ख्याल से उसकी पीक है। और किसी भी त्रिकोणीय और यहाँ के चतुर्कोणीय इलेक्शन में अगर आपका 6%, 5% का भी इलेक्शन अगर गैप है तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस है, उसमें भाजपा बहुत आगे। और कहीं कहीं तो कुछ रीजन में 8% या अवध में तो 12% का डिफरेंस दिख रहा है। तो भाटी साहब मतलब खदेड़ा हो बे खाब रह जाएगा। देखिए, दो चीज़ें स्पष्ट हैं। एक तो उत्तर प्रदेश में आप किसी से भी बात करें, हर न्यूज की रिपोर्ट और आपके सर्वे की भी, ये है कि चुनाव सीधे सीधे समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। दूसरी बात, अभी जो कह रहे हैं कि 29% पे पिछली बार सरकार बना ली थी समाजवादी पार्टी ने, तो अब तो हम 33 पे पहुँच रहे हैं, उससे ज़्यादा पहुँच रहे हैं। तीसरी बात, सर 2014 के बाद तो समीकरण बदल गए ना, अब तो 40% से कम पर सरकार बना नहीं सकते हैं आप। 29% तो पुरानी बात हो गई, बहुत पानी बह चुका तब से गंगा में। तीसरी बात रोमाना जी, जो ये सर्वे होते हैं ये महानगरों तक सीमित होते हैं। हमारा वोटर दूर के एरिया में, गाँवों में, गरीबों में, पिछड़े, दलित, ये लोग मुखर नहीं होते, ये अपनी बात कह नहीं पाते, ये सर्वे वाले उन तक पहुंच ही नहीं पाते। ये 11,000 का कुल आपका सैंपल है, 11,000 लोगों से पूछा गया है। 11,000 तो एक विधानसभा में हमारी पार्टी कार्यकर्ता होते हैं, तो ये सर्वे भी बहुत ज्यादा सटीक नहीं बैठते हैं। इसी कारण मैं आपके सर्वे पर हमेशा इसी तरीके की बातें कहने के लिए सुनाई देती है हमें। सी वोटर से हमारे साथ खालिद साहब भी हैं, उनसे भी रिएक्शन लेंगे। हमारे साथ पंकज झा भी हैं, उनका रुख करेंगे। लेकिन पहले झांसी लेकर चलते हैं मनोज्ञा के पास। मनोज्ञा, इस फाइनल आंकड़े पर झांसी के लोग क्या कह रहे हैं? झांसी के लोगों से ही पूछते हैं कि बीजेपी को बढ़त हासिल हो रही है। आप कुछ कविता कह रहे थे, उसी से शुरुआत करते हैं। देखिए, मौजूदा सरकार के लिए मैं 2 लाइन कहूँगा कि जो देश की बेहतरी खा गया और सब्जी की टोकरी खा गया, जिन नौजवानों ने उन्हें जिताया था वो उन्हीं की नौकरी खा गया, तो वो आज कुछ भी करने लायक नहीं बचे हैं नौजवानों के लिए। सिर्फ पकोड़े तलने कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई नौकरी नहीं खाई है ना। आज की डेट में सबसे बेस्ट सरकार मोदी सरकार, ठीक है, ऐसा कहीं कोई नहीं है। जो 16 से ज्यादा परीक्षाएं निरस्त हुई है, टीईटी की परीक्षा निरस्त हुई है, लगभग 20 लाख छात्रों का रोना आपसे देखा नहीं गया? आपने नहीं, जनता क्या छात्रों? हाँ, किसानों के कर्ज में डूबा हुआ है, बुंदेलखंड का खाद से हमारे ललितपुर में मौतें हो रही हैं, तो ये किसान विरोधी सरकार हटनी चाहिए। मैं एक सीधी बात पूछ रहा हूँ, अगर जब सारी चीजें ठीक चल रही हैं, तो आप ये बताइए AK शर्मा को उत्तर प्रदेश क्यों भेजा? क्या मोदी जी इस बात में श्योर है कि उनका एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री उपयू को नहीं बचा सकते? सवाल है आपका, मुद्दा है आपका। सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पे जो स्वास्थ्य व्यवस्था है चरमराई हुई है। अगर आप मेडिकल में चले जाएं तो 1-1 महीने से मरीज पड़े हुए हैं। एसएफएस शिक्षकों के लिए जो महाविद्यालयों में जितने भी एसएफएस शिक्षक कार्य कर रहे हैं, उनके नियमितीकरण के लिए सरकार क्या मुद्दा? चलिए जल्दी से इस फाइनल डेटा पर रिएक्शन के लिए दर्शकों को अब अयोध्या लेकर चलेंगे। अयोध्या से हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। जरा जानते हैं संजय त्रिपाठी से इस फाइनल आंकड़े पर अयोध्या के लोगों की राय क्या है? बिल्कुल रोमाना, सबसे पहले युवा वर्ग से हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश जी, क्या लग रहा है जो एबीपी न्यूज का सर्वे है उसमें भारतीय जनता पार्टी लगातार गेन कर रही है, उत्तर प्रदेश में काफी अच्छी सीटें उसकी आ रही है, क्या कहेंगे? देखिए, लोगों का मिजाज हमेशा से योगी आदित्यनाथ के प्रति बहुत ही पॉजिटिव रहा है, खासतौर से युवा वर्ग। मैं तो कहूँगा हर वर्ग के लोग योगी आदित्यनाथ के काम को सराहते हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को सराहते हैं। जहाँ हम सरयू नदी के आज तट पर खड़े हुए हैं, यहाँ पे पूरा गोबर फैला रहता था, कोई परिवार आके बैठ नहीं सकता था। आज यहाँ पे ये वातावरण है कि लोग परिवार के साथ शाम को आते हैं। बाहर से जो लोग आ रहे हैं, जो अयोध्या से बाहर के लोग आ रहे हैं, उन्हें भी ये जो स्थल है इतना बढ़िया लग रहा है। इतना अयोध्या के लोग ही नहीं, अयोध्या से जो बाहर से आ रहे हैं वो भी बहुत खुश हैं अयोध्या के विकास से। जीत रही सरकार? हमारी आवाज़ आप पहुंचा पाएंगे, दिखा पाएंगे देश को? अयोध्या के लोग अंदर से इतने नाराज हैं, और इस सरकार के कार्य से नहीं, इनकी सरकार आप देख लीजिएगा। हम आपको सरयू तट पे कह रहे हैं, अगर कोई गेम न हुआ ना तो जमानतें नहीं बचेंगी। जो काम इन्होंने किया, लोगों को दौड़ा के मरवाया गया है ना। अपनी सरकार में हमने वोट दिया था इनको, हम लोगों ने जितवाया था,
हम अपनी सरकार में जेल में रह के आए हैं, लाठियां अपनी सरकार में खाई हैं। हम इनके गेम होने जा रहा है, गेम होगा, क्या गेम होगा? नहीं, ये संतोष जी जो बोल रहे हैं, दर्द है कहीं पे। इन्होंने गोलियां खाई हैं सीने पर, और जिसके सीने पे गोलियां खाई जाएं और जिस पार्टी के लिए में ये जी जान लगाए हों और उसी लाठी बरसाई जाए तो दर्द होता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग हामी भर रहे हैं तमाम विपक्ष के दो, जैसे सपा के लोग कह रहे हैं कि मैं जो हूँ भाजपा उखाड़ बहा दूंगा। अगर ये सही अपने माँ बाप के होंगे जी, एक कृष्ण को बाप मानते हैं, अपना पूर्वज मानते हैं, एक मत बनवा में से राय दीजिए अपनी, क्या कहें? जी, जो भी माननीय योगी जी ने किया है अभी तक बहुत ही अच्छा किया है। ठीक है, ये अयोध्या के मन की बात हो गई। हम सीधे जरा जल्दी से रुक करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। प्रदीप जी, बड़ा आंकड़ा ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की जमीन बीजेपी गठबंधन के लिए उपजाऊ है। नहीं रोमाना, देखिए आप पूरे चुनाव पर परिदृश्य पर नज़र डालिए तो ये साफ नज़र आ रहा है कि ये मल्टीपोलर के बीच में बाईपोलर चुनाव हो रहा है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा बसपा और सपा और कांग्रेस, इन दोनों के वोट घटेंगे, कम होंगे, और किस में जाएंगे ये तय करेगा कि और ये गैप बढ़ेगा या कम होगा सपा और भाजपा के बीच में। अभी जो आपने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं उससे ऐसा लग रहा है कि बसपा से जो 2% निकला, 1% सपा को चला गया, 1% भाजपा को चला गया। असली लड़ाई जो है इन दोनों पार्टियों की या गठबंधनों की कहें, वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर के आने से समाजवादी पार्टी को फायदा मिला है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी ये बात सही है कि चुनाव ठीक से शुरू नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के पास जिस तरह का संगठन है, जिस तरह की चुनावी मशीनरी है, जैसे कैंपेनर्स हैं, वो एक एडवांटेज बीजेपी को देता है। अब उस एडवांटेज की वजह से अभी जो आप 40-41 दिखा रही हैं उसमें इजाफा होता है, वहीं पर रुक जाते हैं। फिर अखिलेश यादव के लिए चुनौती ये है कि वो अपना वोट शेयर और कैसे बढ़ाएं, क्योंकि ये लड़ाई, ये बात सही है कि अब ये 30% की नहीं रह गई है। अब बीजेपी ने वो बार बढ़ा दिया है और लोकसभा में तो 49% तक ले गए। तो क्या समाजवादी पार्टी अपना जनाधार बढ़ाने के लिए इन 2 महीनों में कुछ कर सकती है? महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, मुश्किल काम है, लेकिन महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। जल्दी से एक रिएक्शन पंकज झा का, उसके बाद खालिद अख्तर भी हमारे साथ मौजूद है। पंकज जी आइए। स्पष्ट दिखाई देता है। नहीं, सबसे बड़ी बात यह है ना कि ये जो कह रहे हैं प्रदीप जी, बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अखिलेश यादव को जो दावा है कि इस बार परिवर्तन हो रहा है वो तभी होगा। अभी राजकुमार भाटी एक बात करते हैं, उसे थोड़ा ऐड कर दूंगा कि ये जो अभी गणित दिख रहा है ना कि 40% 41%, ये हो सकता है अगर अखिलेश यादव ने कोई लहर बना दी एंटी इनकम्बेंसी, तो ये 40 से 41 अगर नीचे गिरा है, 35-37 आ जाए, अखिलेश यादव का बढ़ जाए तो चमत्कार हो सकता है। लोकतंत्र में चमत्कार होते रहे। बीजेपी ने ये चमत्कार लगातार 3 बार किया है यूपी में कि जो 29-30% पे सरकार बनती थी वो 40% तक ले गए। लोकसभा चुनाव में 49% ले गए। लेकिन अभी जो हमारे पास सर्वे, ये जो सरकार बनाने के लिए वोट परसेंटेज की बात हो रही है, मुझे लगता है खालिद अख्तर का यहाँ पर एक रिएक्शन ले लेना चाहिए। खालिद साहब, लेकिन अगर ये मामला आर पार की लड़ाई का होगा जिस तरीके से अभी नजर आ रहा है आंकड़ों में, तो फिर क्या 29% जो जिक्र यहाँ पर हमारे मेहमान कर रहे थे वो एक बेंचमार्क हो सकता है या नहीं? उसके लिए फिर गेम 40% से ऊपर का ही होगा। खालिद अख्तर जी। रोमाना जी, जो अभी तक का जो ट्रैकर से हमारे इस इलेक्शंस के बारे में जो लग रहा है वो ये है कि सरकार जो 40% के आसपास रहेगा वही बनाएगा। और जो लगातार इस ट्रैकर में हमें दिख रहा है कि बीजेपी लोकसभा में भी और इन हमारे सर्वेज में भी लगातार 40% के आसपास वो बनी हुई है। बिल्कुल, और उसमें इस हफ्ते और बढ़ोतरी हो गई है। मुझे लगता है जल्दी से भाटी साहब को आना चाहिए। भाटी साहब, और जो बात यहाँ पर शांतनु गुप्ता कह रहे थे, प्रदीप जी कह रहे थे कि साहब बीजेपी ने तो अभी अपने सारे पत्ते खोले भी नहीं है ना, आपने तो अपनी सारी ताकत दिखा दी है, गठबंधन भी हो गया है, रैलियां भी हो रही हैं। शांतनु जी मेरे साथ एक डिबेट में 2 दिन पहले ही ये कह रहे थे कि अखिलेश यादव तो घर से निकले ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो हर समय चुनावी मोड में रहती है, हर समय प्रचार में रहती है। अब शांतनु जी तय कर लें कौन सी बात सही है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ रोमाना जी, अगर उत्तर प्रदेश की नब्ज आपको देखनी है, उत्तर प्रदेश का मिजाज भांपना है, तो भारतीय जनता पार्टी की रैलियां देखिए और अखिलेश यादव की रैलियां देखिए। भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में तमाम सरकारी मशीनरी लगाई जाती है, सरकारी बसें लगाई जाती हैं, पटवारियों की, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की, राशन डीलरों की ड्यूटी जो है बसें भरने में लगाई जाती है, और फिर भी आधी कुर्सियां खाली रह जाती हैं। और अखिलेश यादव जहां जा रहे हैं, अगर एकदम भी तुरंत भी जा रहे हैं बिना पहली घोषणा के भी,
तो इतनी भारी संख्या में भीड़ उमड़ रही है। उत्तर प्रदेश बदलाव चाहता है, उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा। भारतीय जनता पार्टी के शासन से लोग इतने दुखी हैं। मैं केवल 10 सेकंड लेना चाहूंगा। आज की ही 3 खबरें हैं। जो पर्चा लीक हुआ यूपी टेट का, उस जिस प्रेस में छपवाया गया था, वहां जब पत्रकार पहुंचे तो वहां पर बियर का गोदाम था, वहां पर प्रेस नहीं थी। ये बाबा का राज है। एक और खबर, लखनऊ का एक वीडियो चल रहा है, एक भारतीय जनता पार्टी के नेता एक सब इंस्पेक्टर को पीट रहे हैं पब्लिकली, सार्वजनिक रूप से। एक बिजनौर की खबर आज के अखबारों में आप देखिए, एक सड़क का उद्घाटन करने वहां सुची चौधरी, जो इनकी लोकल विधायक है भारतीय जनता पार्टी की, वो नई बनी सड़क का उद्घाटन करने गई। उन्होंने जैसे ही नारियल फोड़ने के लिए पटका सड़क में, सड़क टूट गई। एक्शन ले लेती हूँ। आप पूछ रहे हैं ना शांतनु, जैसे आपने सवाल पूछा शांतनु जी, ये कह रहे हैं बदलाव की बयार है, भीड़ नहीं है ये। मुझसे प्रश्न किया? जी शांतनु जी। देखिए भाटी जी 4 बातें बताएंगे, मैं 8 बातें बताऊंगा, उससे नहीं होगा। देखिए वो आप एक बात बताएंगे, मैं और कोई आपके समय की सड़कें बता दूंगा। देखिए ऐसे तो चलती रहेगी रेस, लेकिन अब हम बिल्कुल चुनावी गणित पे आ चुके हैं। जैसे कई लोगों ने कहा 8% का 9% का वोट शेयर, और सपा के पास अब कुछ बचा नहीं है। जो भी उन्होंने स्ट्रेच कर दिया, जो मैंने कहा था आपसे 3 दिन पहले, ये कहा था कि भाजपा ने अपनी रैलियां नहीं शुरू करी है। जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं वो तो उद्घाटन है, वो तो सरकारी कार्यक्रम है, उसमें सरकारी भीड़ आई होगी, सरकारी कार्यक्रम। अभी जो रैलियां और आपके तो देखिए स्टार नेता भी सड़क पर निकले हैं। अभी इसकी तुलना करिए एक नरेंद्र मोदी के रोड शो से, इसकी तुलना करिए आप एक योगी आदित्यनाथ के रोड शो से, तब आप समझ भी नहीं पाएंगे क्या होगा उस शहर का हाल। तो मेरे ख्याल से अभी हम तुलना भी अलग तरह ही कर रहे हैं। और इस समय पर 8% वोट शेयर है, तो यहाँ से भाजपा जो 2-3% वोट शेयर ऊपर ही गेन करेगी। और 43-44 वोट शेयर में 4 पार्टियों के साथ तो आप कम से कम 280-290 सीट पर पहुंच ही रहे हैं। ठीक है, देखिए हम हर हफ्ते जनता के बीच पहुंच रहे हैं, और जनता का जो राय है, जनता का जो मूड है, वो हर हफ्ते हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदीप जी, अब इस बात को आप आगे बढ़ाइएगा। क्या वाकई जो यहां पर शांतनु कह रहे हैं कि अभी तो पत्ते खोलना बाकी है बीजेपी के, ये और तस्वीर बदलेगी आगे? नहीं रोमाना जी, देखिए किसी भी स्टेट का चुनाव दिख लीजिए, अभी तो ये इसमें क्या होगा ये भविष्य की बात है, लेकिन पिछले किसी भी चुनाव को किसी भी राज्य के देखिए, जहां एंटी इनकम्बेंसी होती है वो मुखर होती है, बोलते हैं लोग, सरकार से नाराज हैं तो वो सर्वे में दिखाई देता है, परसेंटेज कम ज़्यादा हो सकता है। 4.5 साल सरकार चलाने के बाद अगर 8% वोट शेयर में आगे है भारतीय जनता पार्टी, तो कम से कम एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं है। और सामाजिक समीकरण, दूसरे समीकरण हो सकते हैं, उससे फायदा हो समाजवादी पार्टी को, लेकिन समाजवादी पार्टी जब से बनी है तब से आज तक वो 30% वोट के ऊपर नहीं गई है। उसका मैक्सिमम बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो 2012 में था, 29% था। तो क्या ऐसा चमत्कार हुआ है कि ये बदलाव आ जाएगा? एंटी इनकम्बेंसी अगर है तो 40%, जिस पार्टी का वोट शेयर 5 साल पहले 40% था, वो अब भी 40% रहे, तो कम से कम इस सर्वे के अनुसार तो एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। अब अगर किसी को वहां जमीन पर दिखाई दे रही हो तो मैं उससे झगड़ा नहीं कर सकता। ठीक है सर, समय मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए चुनावी पारा जो है उत्तर प्रदेश में वो लगातार चढ़ता जा रहा है, सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, और अब मामला जो है वो साप्ताहिक सर्वे से चलने वाला नहीं है। इसीलिए सोमवार से रोज शाम 6 बजे डेली ट्रैकर एबीपी न्यूज आपका चैनल आपके लिए लेकर आएगा। उत्तर प्रदेश का चुनावी मूड सबसे बेहतर तरीके से अगर आप कहीं समझ सकते हैं तो वो अपने चैनल एबीपी न्यूज पर। बड़ी खबर आ रही है, ये खबर महाराष्ट्र से सामने आई है। दरअसल मुंबई में दक्षिण अफ्रीका से आया एक शख्स जो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, और ये पता चला है कि इसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट से ये कोरोना पॉजिटिव हुआ है। इस तरीके से भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट से कोरोना पॉजिटिव होने वाले अब 4 केसेस हो गए। 2 कर्नाटक में हैं, 1 गुजरात में, और ये शख्स जो मुंबई में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।